अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। आज फिर हम पार्लिमान से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे अरकान असम्बली से ये जानने की कि मिलिट्री फ्रंट पे तो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी हासिल की और 4 रोज़ा जंग में गोया कि उसको शिकस्त फाश से दोचार किया। उसके नतीजे में हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को हमने फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की भी दी और अब ये भी कहा जा रहा है कि इस फ़ौज का डिफेंस बजट जो है वो उसमें इजाफ़ा किया जाए। लेकिन साथ में अब जो अगला मरहला है, और पहले भी हमने डिबेट में इसको लेके आए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने वफूद भिजवा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अगरचे वो फेक एक फैक्ट शीट है, लेकिन वो दुनिया को बताना चाह रहा है कि इस खत्ते के अंदर जो सबसे बड़ा अमन के लिए ख़तरा है वो शायद पाकिस्तान है। ऐसे में पाकिस्तान का केस को जो बहुत मजबूत है, वो कश्मीर हो, वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, वो सर क्रीक हो या बाकी मसाइल हों, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बिलखसूस दहशत गर्दी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप खैर पख्तूनख्वा के अंदर देखें या फिर बलूचिस्तान के अंदर के जहाँ पे वाज़े फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं भारत के, कि वहाँ पे किस तरह मुख्तलिफ अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान कितना मौसर तरीके से अपना मुकदमा लड़ने जा रहा है, दुनिया के कैपिटल्स में पार्लिमानी वफूद को भेजा जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ कंसर्न्स हैं अपोजिशन के बिलखसूस कि क्या इसमें सिर्फ हुकूमती जो जमातें हैं उनको शामिल होना चाहिए या पार्लिमान की तमाम जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी अहम बात कि क्या हुकूमत वक्त ने इस हवाले से एक बेहतरीन होमवर्क किया है और पार्लिमानी वफूद अगर भेजे भी जा रहे हैं तो उनमें भी किन लोगों को गोया के मुंतखब किया गया है, क्या वो जाके एक बेहतरीन आर्गूमेंट पेश कर सकते हैं दुनिया के कैपिटल्स के अंदर के नहीं। तो और मुल्क के अंदर गोया कि एक जो यूनिटी की फिजा बनी है इसको बरकरार रखने के लिए पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर क्या किया जाना चाहिए हुकूमत वक्त की जानिब से। क्या दिस हाई टाइम के अपोजिशन की जमातों बिलखसूस तहरीक इंसाफ को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, उनको भी एंगेज करना चाहिए, उनका भी इनपुट लेना चाहिए, तो क्या ये भी सोच हुकूमत वक्त में पाई जा रही है। और साथ में जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन के वो कौन से कंसर्न्स हैं कि जिनका इजहार वो कर रहे हैं और क्या फिर हुकूमत उनको सुनने के लिए तैयार भी है कि नहीं। तो ये कोशिश होगी, लिहाजा हुकूमती मौके पर जानेंगे अपोजिशन की तमाम जमातों का और फिर जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनको भी सुनेंगे। तो चलते हैं और बात करते हैं अरकान पार्लिमान से कि वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे आज हम इस मामले को डिस्कस डिबेट कर रहे हैं कि भारत के साथ मुज़ाकरात के आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, और क्या भारत पे एतबार भी किया जा सकता है कि मसला कश्मीर या दीगर मसाइल को हल करना, क्योंकि जो गुज़श्ता दिनों खुशदार में हुआ कि वहाँ पे APS के जो स्कूल के बच्चे उनके बस को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चे शहीद हुए और कहा यह जा रहा है कि इसमें भी भारत का हाथ है। तो क्या सूरत हाल किस तरफ जा रही है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सेनेट और वज़ीर मुस्लिमीन के सरबराह राजा अल्लामा राजा नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जानना ये चाह रहे हैं सर कि इस वक्त कहा तो ये जा रहा है कि शायद भारत के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और अब डायलॉग टेबल पे आएगा भारत, लग रहा है आपको एतबार किया जा सके, क्योंकि 5 जंगें लड़ चुके हैं, अभी तक तो मसाइल वहीं के वहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुश्मन जब देखता है कि आपके अंदर कोई कमज़ोरी पाई जाती है तो फिर वो ललचाई निगाह से देखता है, फिर आप पर वो वार करता है। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली बहुत परेशान सूरत है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अमन अमान का बहरान है, लोगों का अपने सिस्टम के ऊपर एतमाद बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि अगर हम जनाब वाला महंगाई की जो रेशो बढ़ रही थी वो तो उसका बढ़ना कम हो गया तो लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो उनकी इज़्ज़त नफ्स है और इंसानी करामत है। आप अपने लोगों को इज़्ज़त दें, एहतराम दें, उन्हें कीड़े मकोड़े न समझें, उन्हें एंगेज करें, बात करें, हमारे वतन के बेटे हैं। तो कह तो रही हुकूमत वक्त के, तो अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है, साथ में राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट नहीं आई है तो बैक डोर से कुछ राब्ते शुरू हो गए हैं। देखिए, बैक डोर से राब्ते पहले भी होते रहे होंगे, होते रहे हैं, फिर ख़त्म हो गए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के साथ
साथ जो सफारती ताल्लुकात भी रहे हैं, बड़ा नशीब अफराद रहा है। देखिए, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर जब तक ताकतवर नहीं होगा, अवाम का एतमाद हुकूमत को नहीं होगा, उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं सकते। आप भुट्टो साहब को देखें, भुट्टो साहब जब शिमला मुज़ाकरात करने गए थे तो उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ का सबको इकट्ठा किया था पार्लियामेंट के अंदर, और उनका आवाम का पार्लियामेंट का एतमाद लेकर इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करने गए थे। एक कॉन्फिडेंस था पीछे, एतमाद था पीछे, हमायत थी पीछे, ठीक है ना। लिहाजा उसका रिजल्ट भी निकला। आप अपने कैदी वापस ले, अपनी ज़मीन थी जो इंडिया ने कब्जा की थी 71 के अंदर, अपने वो आज़ाद करा ली। मुश्किल हालात में थे आप। मुहिम ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है आपकी, हमारा मुल्क देख लें। अभी उस दिन वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, बच्चे मारे जाते हैं। अब कल देखें खुजदार में हमारे प्यारे बच्चे मारे गए। हमारे वो हुकूमत वक्त तो पार्लिमानी वफूद भी दुनिया के अहम कैपिटल से भिजवा रही है, तो उस हवाले से भी तो आपका पार्लिमानी देखें, आप उस पार्लिमानी वफूद कैसा है कि नहीं? किसी को नहीं पूछ रहे, अपोजिशन को तो पूछ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी कि सरकारी जो है ना ये वफूद है, पार्लियामेंट का और अपोजिशन का जो इनपुट है लेने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस से मट्टी झाड़ने के लिए आपने कोई अच्छा बयानिया दे दें सेनेट पार्लियामेंट में, हमायत कर दें जी हम इकट्ठे हैं, एक पेज के ऊपर है, यही इनको चाहिए, बस कॉस्मेटिक चीज़ें चाहिए। तो ये इनको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। अभी इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, आप देखें इनके कितने कितने बड़े बड़े इनको लक़ब और ओहदे और मनसब मिल रहे हैं। वो उसके पास कोई ओहदा नहीं है, आवाम में पॉपुलर है। ये खुद सोचें कि बड़े प्राइम मिनिस्टर बनना, सदर बनना या और कोई ओहदे आप साथ लगा लें, इससे आवाम में एतबार नहीं बढ़ता है। लेकिन बहरहाल मुसल्लह अफवाज की कामयाबियाँ तो हैं इस जंग के अंदर, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि कामयाबी है। और अवाम वतन के लिए सारे इकट्ठे हो गए थे। ऐसे अवाम को सलूट नहीं मारना चाहिए, सलाम नहीं करना चाहिए कि आपने उनकी माओ बहनों को जेलों में डाला, मारा, उनको गोलियां मारी, फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तो आपको इनको इज्जत देनी चाहिए, एहतराम देना चाहिए, मुल्क को ठीक करना चाहिए अपने आप को, पाकिस्तान को। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बावकार मुल्क बने, तरक्की करे, आगे बढ़े, तो अपने मुल्क हालात को ठीक करना पड़ेगा। ये फार्म 47 से घूमते ला के अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के घूमते कायम करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सही, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका गोया कि उसने इंटरवीन किया है, वहाँ से भी हमें यकीन दहानी कराई गई है। तो हमें एतबार करना चाहिए कि अमेरिका अब आएगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का बाप है, कातिल है, गजा के मुसलमानों का कातिल। अभी अरब मुल्कों में गया, वहाँ पर वो तो नोट डॉलर फेंकते उसके ऊपर। उन्हीं दिनों में गजा में लोग कत्ल हो रहे थे। ये अमन पसंद है, अमन दोस्त है। अमेरिका को अपने नेशनल इंटरेस्ट चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी चाहिए। से तो फौजें वापस बुलाई, वहाँ लोगों ने मारा तो भागा है, लोग लड़े हैं, डटे हैं, मुकाबला किया, फिर भागा। वो तो वहाँ हमेशा तो 100 साल रहने के लिए वहाँ आया था, स्टडी की जगह थी वहाँ पर, ठीक है ना। लिहाजा सबसे बड़ा मसला दुनिया यार, अब देहातों में रहते हैं, घर अगर अपना अच्छा हो, मजबूत हो, लोग घर वाले इकट्ठे हों, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं, शिकस्त ही दे सकती। नुकसान तो मुमकिन है पहुँचा ले। लेकिन अभी पाकिस्तान का सबसे प्रायोरिटी क्या है, सियासी तौर पर मुल्क के अंदर सूरत हाल को बेहतर किया जाए, इस बुरान को ख़त्म किया जाए, आवाम को ग्राउंड दी जाए, आवाम पर एतमाद करें, आवाम के फैसलों पर यकीन रखें, ईमान रखें। आप अगर अवाम के हक पर डाका डालेंगे, उनका इलेक्शन लूटेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं है लोगों की नज़रों में। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से भी गुफ्तगू करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सेनेट फैसल वोडा साहब। इनफैक्ट सर, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर तो मुसल्लह अफवाज ने बड़ा कमाल कर दिखाया, हमने भारत को शिकस्त दी है, पर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ है, आपको लग रहा है कि दुरुस्त सिमत में आगे जा रहे हैं, दुनिया को एंगेज कर रहे हैं? जब कल को डायलॉग टेबल सजेगा तो तैयारी हमारी बेहतरीन है? देखिए जी, ये बड़ा आपका वैलिड सवाल है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमें पुरजोश तरीके से मुल्क से बाहर रहना चाहिए, हर फ्रंट के ऊपर, चाहे वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सबको इंगेज करना चाहिए, हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इतने ही शोर शराबे से, क्योंकि हमारे पास शवाहिद है, इंडिया में शवाहिद नहीं है, इस चीज़ों को इतनी इम्पैक्टफुली एड्रेस करें कि पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड समझे कि ये खित्ते का मसला ही दुनिया का मसला बन जाएगा। हम अब कमज़ोर कौम नहीं है, हमारी अगर फ़ौज ने एक ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और हम जीती हुई फ़ौज है, जीता हुआ मुल्क है, जीता हुआ सिपहसालार हमारे पास है, तो हमें इसकी रियलाइजेशन भी रखनी चाहिए कि इसके साथ साथ हमें अपनी दिफा का बजट दोगुना तिगुना इसी बजट से शुरू करना है। सही। और जो फोर्सेस की सैलरीज है उनको राइट अवे डबल और ट्रिपल कर दिया जाए, क्योंकि आप 2000 रुपये एक सिपाही को दे रहे हैं कि वो अपनी जान दे, बॉर्डर पर लड़े, और वो लड़े, और अगर उसका ब्रेकअप बना एक सिपाही का, तो
11 रुपए पर डे आप दे रहे हैं 4 आदमियों को खाना, 4 की बात करो, अगर 6 है तो आप 1.5 रुपए दे रहे हैं, वो उसमें भी खून देने को तैयार है, शहादतें देने को तैयार है, मुल्क की बका के लिए, फ़ख्र से हमारा सर बुलंद करने के लिए। उनको इंसेंटिवाइज करें, उनकी सैलरीज डबल करें ताकि कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। जितना दिफा हमारा स्ट्रॉन्ग हो उतनी डेवलपमेंट हमारी प्रोटेक्टेड और स्ट्रॉन्ग रहेगी। अपर हाउस में है ना सर, अब आप वहाँ पे वॉर टैक्स को तजवीज़ देते हैं क्योंकि बजट आ रहा है तो बेहतर है कि वॉर टैक्स की बात मैं इसलिए नहीं करता कि हमने तो हर किसी सूरत में ये बजट बढ़ा के देना ही है दिखाई, ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मशवरा नहीं है, ठीक है। ये सेनेट की तरफ से सारे सेनेटर्स ने मेरी बात को इंडोर्स किया, ठीक है जी। और ये सैलरीज का जहाँ इशू है फौजियों की, उनको डबल ट्रिपल अभी करना है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसको ये टैक्स लगाएं, इसके लिए पूरा पाकिस्तान की सारी डेवलपमेंट फंड बंद कर दें, सस्पेंड कर दें, पार्लियामेंट की बिजली पर काट दें, रोड पे बिठा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिफा होगी तो पाकिस्तान होगा, दिफा होगी तो डेवलपमेंट होगी, दिफा होगी तो डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी, मैं और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसके अंदर दो राय नहीं है। और सर इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वफूद भेज रहा है, पाकिस्तान भी ऐसी कोशिश कर रहा है, बट पार्लियामान को एतमाद मिलेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ हुकूमती लोग जा रहे हैं, इतनी बड़ी अपोजिशन उनको एंगेज नहीं किया गया। किस बारे में आप क्या? देखिए, मैंने तो ये तजवीज़ बहुत ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी फतह और डेमोक्रेटिक और जमहूरी कमज़ोरियाँ छुप जाएँ सिपह सलार की और फ़ौज की काविशों से और कामयाबियों से, और वॉर जीती भी हो, दिल बड़ा करें, इंगेज करें, वेलकम करें, बिठाएं, टॉक्स को स्टार्ट करें। ना गवर्नमेंट ये देखे कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त चाहिए, ना PTI ये सोचे कि हम इस्टेब्लिशमेंट बात करें। इस्टेब्लिशमेंट का ना ताल्लुक है ना वास्ता है, ठीक है, ना वो इंटरेस्टेड है। वो अपना काम करें, हम उनको थपकी दे दें। जो हमारा काम है एटलीस्ट शर्म से हम ये काम तो कर दें, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर हमें घर बैठ जाना। तो आपके ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के वक्त आ गया, हुकूमत वाकई को सोच नजर आ रही है आपको? अगर सोच नहीं आई तो देखिए, हम तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हमने नहीं दिखाने, क्योंकि हम सब मुत्तहद थे तो इतनी बड़ी जंग जीती है, ठीक है। वो मुत्तहदी के साथ ये डे टू डे अब इशूज चल रहे हैं, इनको एड्रेस करने के लिए हमें उतना ही मुत्तहद रहना है। ये पाकिस्तान की जीत है, अब किसी का झंडा ऊपर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा ऊपर है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के साथ जो एंगेजमेंट मुमकिन तौर पर जो होने जा रही है कितनी फ्रूटफुल होंगी, और उस हवाले से जो हुकूमत वक्त की स्ट्रेटजी है वो कितनी इम्प्रेसिव है। तो इनफैक्ट जानना ये चाह रहे हैं, बाकी अरकान पार्लियामान से भी बात की है कि इस वक्त अब कहा जा रहा है कि शायद कोई बैकडोर से तो हमारी गुफ्तगू शुरू भी हो गई भारत के साथ। आपको लगता है कि बैकडोर के ज़रिए या फिर अगर डायलॉग टेबल सजती है तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना भी जाएगा और मसाइल हल होने की तरफ जा भी रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हुकूमत वक्त की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि दुरुस्त समत में जा रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो हमेशा यही होती है कि डिप्लोमेटिकली हम दोस्त ममालिक को इंगेज करते हैं, मगर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में ज़रूरी क्या है कि जब आप अपना मौक़िफ़ रखें तो आपके साथ आपका डोजियर हो जिसमें तमाम शवाहिद साथ हों, क्योंकि खाली वावेला करना कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया करा रहा है उससे बात नहीं बनेगी। सारे आप स्टेटिस्टिकली आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, कुलभूषण आपके कब्ज़े में है, उनका हाजिर सर्विस आर्मी का बंदा है जो आपके कब्ज़े में है, सजा याफ्ता है, आप क्यों नहीं उस चीज़ को सारे दोस्त ममालिक के सामने रखते? फिर वाक़यात एक से एक लेके जाफर एक्सप्रेस का खामोशी, हमने मुजरिमाना खामोशी उस पर इख्तियार की, हमने सोग तो मना लिया, उस वक्त इंडिया को आड़े हाथों लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। मगर अब मौका है, जाफर एक्सप्रेस से सारे जो ताने बाने बनते हैं, किस तरह से जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, अमेरिका ने किस तरह से पैसा दिया, वो सारी इंगेजमेंट को सामने लाना पड़ेगा। फिर जाके एक माहौल शायद बने कि जो है ना आपका और इंडिया का कोई डायलॉग हो जाए। मगर मोदी जिस स्टेज पे खड़ा है, मैं नहीं समझता कि वो डायलॉग की टेबल पे आएगा। ये सारी कोशिशें आप कर रहे हैं खाली अपना मौक़िफ़ दुनिया को वाज़े करने के लिए कि आप पुरअमन है और भारत इस वक्त दहशतगर्दी पे तुला हुआ है। बाकी मोदी ने एडवेंचर करना ही करना है, उसके लिए हमारी अफवाज को तैयार रहना चाहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहिए। और आपको लगे खुशदार में गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ, एक सॉफ्ट टारगेट था, स्कूल के बच्चियों को निशाना बनाया गया, या बाकी मकामात में भी कुछ ऐसा हो रहा है? अब रियासत पाकिस्तान का कहना तो ये है कि जो भारत के हिमायत याफ्ता लोग हैं वही सब कुछ कर रहे हैं, तो इनफैक्ट इससे क्या माइंडसेट डिस्प्ले हो रहा है हिंदुस्तान का कि वो तो लगता है कि उसी मोड में है जो पहले जिस तरह? नहीं, वो देखें, मैं जो पहले कह रहा हूँ उससे अपना मोड चेंज भी नहीं करना। देखिए, मोदी की आखिरी टर्म है, हमें एक समझनी चाहिए कि वो अपना कैरियर ख़त्म करना है और उसका कैरियर 2029 में ख़त्म होना है, और जिस आइडियोलॉजी के बलबूते पे उनकी जमात खड़ी हुई है उनके लिए इससे बड़ी क्या हज़ीमत हो सकती है कि पाकिस्तान ने उन्हें जो है ना पिछाड़ दी है। तो इसलिए उन्होंने बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर हम अपने लिहाज से चीज़ों को देखें, अपनी तरतीब
बेहतर रखें, पॉलिटिकल हमांगी भी लाएँ, क्योंकि खाली आप कहें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चीज़ों को इंगेज कर लेंगे और मुल्क में इंतशार की कैफियत हो तो वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा। और इनफैक्ट पार्लियामान के अंदर कंसल्टेशन या कहा जा रहा है कि कुछ पार्लिमानी वफूद दुनिया भर में जा रहे हैं, अपोजिशन को अंगेज किया गया, आपकी कोई तजावीज़ ली गई हैं या इस पार्लिमानी जो डेलीगेशन जा रहे हैं उसका भी हिस्सा बनने जा रहे हैं आपके? नहीं, उसमें हमारी कोई इंगेजमेंट नहीं। कल उन्होंने अपने 3 नाम दिए हैं और उन्हें भेज रहे हैं, जैसे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का नाम है और इस तरह से ये लोग जा रहे हैं। PTI के साथ इस लेवल की कोई इंगेजमेंट नहीं। और आप इस मामले को फ्लोर ऑफ द हाउस उठा भी रहे हैं, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का इशू है और आप वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर है इस वक्त, बड़ी जमात है। तो बड़ा खुल के कह रही है, देखें जो हुकूमत मोदी का नाम ना ले सके वो इतना एग्रेसिवली कभी भी नहीं चीज़ों को पोर्ट्रे कर सकेगी। ये तो इमरान खान है जिसे मोदी को आड़े हाथों में लिया। नवाज शरीफ का आज भी ट्विटर खामोश है, मोदी के बारे में नहीं बात करेंगे। और मसला क्या है कि वॉल्यूम 10 जो पनामा वाला है वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये मसाइल रहेंगे। तो वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है मिनिस्टर साहब? क्या खुलेगा तो अवाम देख लेगी ना, अवाम का राइट है, उन्हें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम 10 में क्या है, आप इंडिया के क्या टैक्स है, उनकी सरमायाकारी वहाँ सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। देखिए वॉल्यूम 10 क्यों नहीं पब्लिक हो, बात है क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या पाकिस्तानी शहरियों का हक नहीं है उन्हें अपने सियासतदानों के बारे में एक एक चीज़ का पता होना चाहिए? अगर हमारी टैक्स रिटर्नें पब्लिक हो सकती हैं तो वॉल्यूम 10 क्यों नहीं पब्लिक हो सकता? दुरुस्त। और साथ में ये भी बताइए कि हमारे यहाँ एक हुकूमत वक्त जो इम्प्रेशन दे रही है, क्योंकि इस मामले में अब अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क आन पड़ा है और बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बट इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस मामले में अगर अमेरिका आता भी है सालिस के तौर पे, हमारे लिए कोई बेनिफिट है या हमें कुछ थोड़ा सा परेशान होना चाहिए? नहीं, हमें मोहतात तो परेशान तो नहीं, हमें मोहतात ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सालसी उस वक्त आई है जिस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। ये उस वक्त नहीं आई कि जब चीज़ें एस्केलेट कर रही थी, उस वक्त रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो अब ज़ाहिरी बात है सालिस का काम है कि उसने इंश्योर करना है जो जंग बंदी कराई है उस जंग बंदी की पाबंदी हो, ना कि ये हो कि 6 महीने जंग की तैयारी इंडिया करता रहे और फिर से दोबारा उसको गो एड मिल जाए। और अब आप अगर आप समझते हैं कि बतौर अपोजिशन किन किन एरियाज़ में फ्लॉज हैं कि जहाँ पे हुकूमत वक्त को उन चीज़ों को एड्रेस करके पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ना चाहिए? देखिए पाकिस्तान का मुकदमा, देखें पाकिस्तानी डायस्पोरा हर जगह मौजूद है और उस डायस्पोरा को कौन कमांड करता है? इमरान खान की पेनिट्रेशन है। इमरान खान के बगैर ये चले भी जाएँ सियासतदान उस डायस्पोरा को इंगेज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लेवल पे कर लेंगे मगर उस डायस्पोरा की अपनी पेनिट्रेशन है, वो वहाँ के मकामी है, वो वहाँ वोट देते हैं, उनके सियासतदानों से इंटरेक्शन है। जब तक उस पूरी इंगेजमेंट को नहीं कहेंगे तो आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट इनकम्प्लीट रहेगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बड़ी तफसील के साथ ये बात बता रहे थे कि अगर हिंदुस्तान को बेस्ट वे में एंगेज करना है तो अगेन जो इससे पहले बात राजा साहब ने की वही बात वो भी कर रहे थे कि एट होम एक इत्तेहाद, इत्तेफाक और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के कायद की जो एक पॉपुलैरिटी है वो एक उस जमात को अगर आप साथ बिठाएगी हुकूमत वक्त तो शायद अपने मुकदमे के अंदर ज़्यादा ताकत पैदा की जा सकती है और बेहतर अंदाज में डायलॉग टेबल के ऊपर पाकिस्तान अपने लिए कुछ कामयाबी समेट सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। भारत के साथ मुज़ाकरात कितना पाकिस्तान को पुरुमीद होना चाहिए, मोर इम्पॉर्टेंटली हुकूमत वक्त की जो स्ट्रेटजी वो कितनी इम्प्रेसिव है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली JUFA शाहिद अख्तर साहब का, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना यही चाह रहे हैं हम कि इस वक्त कहा जा रहा है, हुकूमत वक्त क्लेम कर रही है कि शायद बैक डोर से हमारे कोई राब्ते शुरू हो गए हैं भारत के साथ, बट आपको लगता है कि पार्लियामान को भी एतमाद में लिया गया है, अपोजिशन हो कि दीगर जमातें और जो पॉलिसी हुकूमत वक्त की इस वक्त है आपको लग रही है कि बड़ी इंप्रेसिव है और डायलॉग टेबल जब सजेगा तो पाकिस्तान अपना मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश भी कर पाएगा और जीत भी पाएगा? देखिए होना तो इसी तरह चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन तो यही है कि पार्लियामान जो है इन सेशन है और जिस तरह कौमी यकजहती पाई गई है पूरे अवाम में भी, तमाम पार्टियों ने भी अक्रॉस द पार्टी एफिलिएशन कि हमारे जो भी आपस में इख्तिलाफात हैं पॉलिटिकली वो हम पार्लियामेंट में तो करते हैं, लेकिन जब हम सरहद के पार जब हमारे मुल्क की सालमियत सॉवरेंटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम सब एक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बता भी दिया कि पूरी फ़ौज के साथ है और उनका मोराल बुलंद भी हुआ और हमेशा साथ रहे हैं और होना भी यही चाहिए। लेकिन जहाँ तक डायलॉग की बात है तो पार्लियामेंट को अभी तक हमारी पार्टी का अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसी
पेशरफ्त हमें सामने नहीं आई कि डायलॉग की सूरत में क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, किन मराइल में होगा। और इवन जो सफारती लिहाज से हमने भी सजेशन दी थी कि हमने वहाँ पे लॉबिंग करनी है, जिस तरह इंडिया मुसलसल करता रहा है नेगेटिवली, हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, अपने दिफा में देखना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर एक शिकवे के तौर पे बात रखूँगी कि जो हुकूमत वक्त ने जो वफूद तश्कील दिए हैं उसमें अपोजिशन का कोई मेंबर नहीं है। अगर आप बाकी चीज़ों में हुकूमत या ट्रेजरी की बेंचेस से लेते हैं, लाई से लेते हैं, वो तो अपना हुकूमत का इख्तियार है। लेकिन यहाँ पे जब सब ने यकजहती की है तो सरहद के पार भी हमें हुकूमत की तरफ से एक ज़ुबान हो के एक शो करना चाहिए कि हम सब एक हैं कौमी सालमियत के लिए। तो ये ज़रूर होना चाहिए। बाकी डायलॉग की अभी तक पार्लियामान को ऐसे कोई ख़ास प्रोग्रेस नज़र नहीं आई जो कि होनी चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आपकी जमात 26वीं आईनी तरमीम जब आई, गोया कि अगर मौलाना साहब खड़े ना होते हुकूमत वक्त के साथ शायद वो मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। तो एक ऐसी जमात की जिसने इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया, आज उसको भी एंगेज नहीं किया जा रहा, तो जो हुकूमत का तर्ज अमल है इसकी वजूहात आपको क्या लग रही है? बिल्कुल, सिर्फ उसका नहीं बल्कि आपने देखा है कि एक मुतनाज़ा बिल जिसमें शुरू से रोज़े अव्वल से हमारा इख्तिलाफ रहा है, जो चाइल्ड रिस्ट्रेन बिल लेके आए हैं, हमारा यहाँ पे ठीक है, हमारे पास नंबर गेम नहीं है, लेकिन नंबर गेम तो 26वीं आईनी तरमीम में भी नहीं थी। लेकिन फिर भी हुकूमत हमारे दर पे बारहा आती रही है। तो वही रविश जो है हुकूमत की जो है वो नेगेटिव उसमें जाती है, अपने हुकूमत के लिए वो नुकसानदेह है। हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप एक बिल लेके आते हैं तो बरमला आप ऑर्डर ऑफ द डे पे लेके आए, चोरी छुपी ना लेके आए। हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपने पास करना है। लेकिन जो हमारी सजेशन है कि जो कि आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई भी बिल कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं बन सकता, मैंडेटरी है, हमारा कानून जो है उसी के मुताबिक बनेगा। फिर यहाँ पे एक आईनी इदारा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी है जो कि उस पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी देगा, अपनी सजेशंस भी देगा। उसमें हुकूमत के ही बंदे बैठे हुए, हम तो अपोजिशन में, आपको पता है कि यहाँ पे तो सारा पॉलिटिकल सीट्स होती हैं, उसमें भी अगर वो नहीं है एटलीस्ट वहाँ से तो एक सजेशंस उनके पास जानी चाहिए। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पर भी आप देख रहे हैं एक हटदर्मी हो रही है। पार्लियामान में हमें सेंसर किया गया है, अपोजिशन के मेंबर्स को बिल्कुल दिखाया ही नहीं जाता। ये भी हमारा इस वक्त गिला है कि अगर इन सेंसिटिव हालात में भी अगर आप ये चीज़ महसूस नहीं करेंगे, इसकी हसासियत को नहीं देंगे, तो ये ख़ुद हुकूमत के लिए नेगेटिव होगा। और इसका आप देख रहे हैं कि असर या फिर इस पर एनालिटिकल जो भी राय देंगे वो नेगेटिव ही आएगी। तो ये हम तो साथ देने वालों में से, हम तो जमहूरी अदवार में हमेशा हमने जमहूरी रवायात को बुलंद रखा है। तो ये चीज़ें हैं कि जो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट भी करते हैं, सजेशन भी देते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई सूरत हाल आती है, जो कि आजकल भी आप देख रहे हैं कि कुछ कानून साजी ऐसी है कि जिस पे बाकी पार्टियां भी उनके साथ हम आवाज़ नहीं है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो खुदा न ख्वास्ता इस हसास मामले में तो हम कहीं सड़कों पे ही ना आ जाए। तहरीक इंसाफ का हाथ पकड़ लेना, इतनी बड़ी पोजीशन तो आपके साथ बैठी है, तो जोर लगाएं तो मेरे ख्याल में देखिए आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तहरीक इंसाफ का हमने, मौलाना साहब ने क्लियरली कहा है कि हम डे टू डे इश्यूज जो हैं वो मिल के करते हैं। पार्लियामान में भी अगर इस तरह इशू आता है हम मिल के बाइकआउट भी करते हैं और वेजिटेशन भी करते हैं। और अगर कल ऐसी सूरत हाल आती है तो डेफिनेटली जहाँ पे हमने 13 पार्टियाँ यकनकाती एजेंडा रिग्ड इलेक्शन के ख़िलाफ़ मिल के हमने गवर्नमेंट का पूरा आपने देखे एक ट्रांजिशन हुई है, तो फिर एक जमात के साथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये पाई जाती है राय। सर कितना कोई आपने कंसल्टेटिव प्रोसेस में गए अपोजिशन के साथ और एक बड़ा अच्छा वर्क पेपर तैयार किया और जिसकी बुनियाद पे आप हिंदुस्तान के खिलाफ बेहतरीन मुकदमा लड़ेंगे? देखिए जी, अगर आज आप हकीकत देखा जाए तो वॉर ऑन टेरर में सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो पाकिस्तान ने किया है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो दहशतगर्दी की वजह से शहीद हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर गज़ा या रीसेंट हिस्ट्री में देखा जाए तो जो हलाकतें और जो शहादतें हुई हैं वो पाकिस्तान में हुई हैं। इन शहादतों के पीछे कौन है, उनको कौन सपोर्ट करता रहा है,
उनको कौन फाइनेंस करता रहे, उनको कौन रखता रहे, और वो एक ही दहशतगर्द मुल्क है जो इन दहशतगर्दी को हार्वेस्ट कर रहा है इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। उसका नाम इंडिया है, और उस इंडिया के पीछे जो है वो मोदी की सोच है, वो उसी कसाई की सोच है, बुचर की, जिसने मुसलमानों की गर्दनें काटी थी और जिसने अपने लोगों की गर्दनें काटी थी। वो लोग जो नफ़रत के ऊपर, जब दुश्मन जो है वो दुश्मन जब वो हार जाए और अपनी शिकस्त तस्लीम ना करे और हमारे बच्चों के ऊपर हमले करे और हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करे और उनको शहादतें शहीद करे, तो दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड कि अगर आज पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान आज ज़ख्मी है जब हमारे बच्चों को मारा जाता है, तो इसका हम रिस्पॉन्स करेंगे, इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे और उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। तो वर्ल्ड फोरम्स में उनको इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है और बताना ये अपनी कहानी, और इस कहानी को हम बताएंगे भी, बता भी रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पहले वॉर फ्रंट पे भी जीते हैं और अब डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी जीतेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस रीजन में अगर दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट करने वाला है तो वो इंडिया है और उसके अलावा कोई भी नहीं। तो जोसेफ, इनफैक्ट आपने मिलिट्री फ्रंट पे तो वॉरियर्स लड़े हमारे और उनको आपने अप्रिशिएट किया, आर्मी चीफ को भी फील्ड मार्शल का आपने वो एक अहदे पे प्रमोट किया, बट कहा जा रहा है कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन को उस अंदाज में इंगेज नहीं किया जा रहा। आप जा रहे हैं शायद पार्लिमानी वफूद लेके दुनिया भर में, बट अपोजिशन के लोग इसमें शामिल नहीं है सर, ये बड़ा एतराज़ किया जा रहा है। तो देखिए, पार्लियामान के जो लोग हैं उनको हम दहशतगर्दी, जो PTI की हैं, दहशतगर्दी की हल की बात करें तो वो कहते हैं इमरान खान को रिहा करो। बात करते हैं कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं, हमने हमला करना है तो कहते हैं इमरान खान को शहीद करो। किसी को खारिश हो जाए तो कहते हैं इमरान खान को रिहा करो। देखिए, वो NRO और डील के मुंतज़िर हैं, उनको कानूनी तरीके के साथ ही चीज़ें को आगे चला सकते हैं। वो लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर सीरियस नहीं है तो हम उनकी वजह से तो हाथ पाँव अपने बांध कर नहीं बैठ सकते। हमने चीज़ों को चलाना है, इस सिलसिले को आगे चलाना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो इंशाल्लाह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑपोजिशन इसमें हमारे साथ है, जो और ऑपोजिशन की और जमातों के लोग हैं, और इस फ्रंट को हम दुनिया को उजागर करना है कि हमने कोई इंटरनल फाइट नहीं करनी, लोगों को बताना है, और इंशाल्लाह इस फ्रंट पे हम आगे बताएंगे भी और कामयाबी भी हासिल होगी। और ये भी है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर कुछ लोग भारत के आलाकार बने भी हैं, लेकिन वो अपने लोग हैं हमारे, हम अगर एक दुश्मन मुल्क के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं तो अपने लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो ये एंगेजमेंट की तरफ, नाराज़ लोगों की तरफ जाने का भी कोई इरादा है हुकूमत वक्त का? जो हमारे बच्चों को मारे, जो हमारे अफवाज को शहीद करे, हमारे जवानों को शहीद करे, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बैठकर चीज़ों को आगे चलाया जा सकता है और चलाना चाहिए। ये एक लाइन है, और वो लाइन ये है कि जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और वो इंडिया स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, उनकी हमारे अंदर, हमारी सफ़ों में कोई जगह नहीं है। और जोसेफ, ये भी बताएगा कि जब हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे तो दोस्त ममालिक, जिसमें चीन है, जिसमें शायद सऊदी अरब है, ईरान है, टर्की है, इन लोगों ने तो बड़ा ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो क्या इनको भी एंगेज किया जाएगा, इनका इनपुट भी लिया जाएगा ताकि इंप्रेशन जाए कि पाकिस्तान अकेला नहीं खड़ा, इन दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अपना मुकदमा लड़ रहा है? बिल्कुल जी, चाइना इज़ पार्ट एंड पार्शल इस सारी चीज़ में। चाइना हमारे साथ खड़ा है, ये दूसरे जो मुल्क हैं हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर हम एक ग्रैंडर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, जहां हम चीज़ों को, मसाइल को डीएस्केलेट करने की बात करेंगे, जहां मसलों को हल करने की बात करेंगे, चीज़ों को आगे लेके जाने की बात करेंगे। हम कल भी मफामत की बात करते थे, तिजारत की बात करते थे, और आज भी करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और लास्टली, अगर अपोजिशन की जानिब से कोई पॉजिटिव इनपुट आता है किसी हवाले से, उसको वेलकम किया जाएगा, जिसमें अगर दुनिया भर में पार्लियामान में वफूद जा रहे हैं तो उसमें अगर वो शरीक होना चाहें, तो क्या अगर इस हवाले से हुकूमत वक्त रखती है? देखिए, उनकी शिरकत तो पहले पार्लियामान के अंदर अगर हो और उसको आगे चलाएं तो ज़्यादा बेहतर शिरकत होगी। बाद की शिरकत की तो बात की देखी जाएगी, लेकिन अगर देखें वो इस फ्रंट पे निगोशिएटिंग फ्रंट से खुद भाग कर गए थे, हमने नहीं रोका था। हम तो बैठे हुए हैं और अभी भी हम मुंतज़र हैं। पहले वो भाग के गए थे क्योंकि वो चाहते थे डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, वो चाहते थे डिस्टेबलाइज्ड इकॉनमी, और आज भी वो खुद भाग के गए हैं। वो दरवाजे उनके लिए खुले हैं, दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो पार्लियामान में अगर अपने इंग्लैंड, अमेरिका जाने के लिए, ट्रिप्स के लिए निगोशिएट कर सकते हैं और मिलते कर सकते हैं, तो मुल्क के लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं, मुल्क के लिए भी बात कर सकते हैं। आपके दोस्त सेनेटर फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि दिस हाई टाइम कि PTI को एंगेज किया जाए,
हुकूमत का ऐसा इरादा रखती है कि उनको डायलॉग टेबल पे लाया जाए? देखिए जो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, हमने तो एंगेजमेंट छोड़ी नहीं, हम वो एंगेजमेंट से भाग के गए और हम फिर एंगेजमेंट की बात करते हैं कि चीज़ों को एंगेज करके आगे चलाएं, लेके चलें। लेकिन हर एंगेजमेंट जो है ना वो 6 महीने बाद तोड़ देते हैं, तो ये बसना खुद चाहते नहीं है। जिस दिन ये बसना चाहेंगे तो चीज़ें एंगेजमेंट से जाना चलेंगी आगे। बहुत शुक्रिया चौधरी दानियाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तेहादुल नशरियात। बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे कि इनफैक्ट अगर अपोजिशन का पार्लिमान के अंदर एक मुस्बत रोल होगा उसको वेलकम भी किया जाएगा, और अगर उनका रवैया बड़ा ही संजीदा है और वो सीरियस वे में गुफ्तगू की तरफ आना चाहते हैं और हुकूमत के साथ मामलात को गोया के डिस्कस डिबेट करना चाहते हैं, तो उनको वेलकम किया जाएगा। तो पार्लिमान से अपने मुस्बत रोल को उनका ख्याल है कि वो शुरुआत करें और उसके बाद फिर अगले फोरम्स के ऊपर भी उनको अंगेज किया जाएगा। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से भी गुफ्तगू करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन कौमी असम्बली सरदार फतेहुल्लाह खान मियां खैल साहब। सर, इनफैक्ट अब इंडिया के साथ हम डायलॉग टेबल पे जाने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब बैक डोर से भी कुछ रास्ते शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो मिलिट्री फ्रंट पे तो हमने बड़ा कमाल कर दिखाया हमारी फोर्सेस ने, पर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो हम जंग लड़ने जा रहे हैं उसके हवाले से हुकूमत वक्त की तैयारियों से आप मुतमईन हैं बतौर रुकन पार्लिमान? देखें जी, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान की पॉलिसी तो हमेशा ये रही है कि अपने हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन इंडिया ने अंत मचाई हुई है हमारे जो बलूचिस्तान में या KPK में जितनी भी दहशतगर्दी होती है, हम तो फिर भी खामोश रहते थे कि यार हमसाया मुल्क है, उस पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। लेकिन हकीकत है कि हमारे पास तो बहुत सारे सबूत मौजूद है, उनका कलबोशन हमारे पास मौजूद है, टेलीफोनिक उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमेशा जितनी भी वारदातें दहशतगर्दी की हुई उसमें इंडिया की राह के एजेंट्स शामिल होते हैं। लेकिन ये पहलगाम का जो वाक़या था, ये इंडिया ने खुद साख्ता हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए और हमारे मुल्की हालात को देखकर, क्योंकि वहाँ पर बलूचिस्तान में कुछ हालात ये ख़राब कर रहा था, KPK के हालात, और एक हमारी जो जमात है जो अभी भी ज़िद पे अड़ी हुई है, मुल्क की इसको नहीं देखती सलमियत को, और उन हालात को देखते हुए उन्होंने ये खुद साख्ता खुद ही एक ऐसा मनसूबा बनाया था कि पाकिस्तान में हम उनको बदनाम भी कर सकें और इस हालात से फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने उनको वो करारा जवाब दिया है कि दुनिया याद रखेगी, और तमाम इंटरनेशनल मैगज़ीन कह रहे हैं कि द ईगल ऑफ द स्काई पाकिस्तान एयरफोर्स है। और उसके बाद जब इनको सामने खूब करारा जवाब दिया तो फिर मोदी साहब अब कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा है। मैं कहता हूं कि अब तो आजकल बातें छुपती नहीं हैं। उन्होंने खुद मिन्नत की है अमेरिका को कि खुदा के लिए जंग बंद करें, हमारी तो तबाही कर दी है। और उसमें 3-4 ऐसे ताकतवर मुल्कों का जो मतलब टेक्निकल उनकी मदद थी, जिस तरह रूस का जो बहुत बड़ा बिलियन ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था उसको डिफेंस सिस्टम, इसी तरह इसराइल के ड्रोनों को तबाह कर दिया। रफ़ेल जो इतना दुनिया में वो कहते जिसके पास रफ़ेल होगा वो मुल्क कभी शिकस्त नहीं खा सकता। अल्लाह ताला ने ऐसा हमारे लिए, इंडिया ने तो बनाया था कि पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा कुछ हम करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज और आवाम में जो थोड़ी सी तलखी या दूरियाँ थी, इस पहलगाम वाक़ये के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने अपनी पाक फ़ौज के साथ ठहर कर ऐसा उनको जवाब दिया कि हमें समझ नहीं आती कि हम सारे फ़ौजी हैं या फ़ौजी सारे पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो अब उनको समझ आ गई है। हम तो हर वक्त डायलॉग के दरवाजे खोल के बैठते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तिजारत हो इंडिया के साथ, हम सया मुल्क है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हैं, दूसरे ममालिक भी जितने भी हैं उनके साथ हम चाहते हैं जितनी जो हमारी दिफाई ताकत है वो हम अपने मुल्क की दिफा के लिए करते हैं। जिस तरह अमेरिका ने हम पे मिसाइलों का वो कर दिया था, बैन लगा दिया था, तो मैंने उस वक्त भी अपनी डिफेंस मीटिंग में यही कहा था कि हम अपनी मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए ये चीज़ें बनाते हैं, न कि किसी के जरान अज़ाम नहीं है। तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब चूँकि पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, नौजवान लीडर हैं, और उसको भी अभी प्राइम मिनिस्टर ने हेड ऑफ द डेलीगेशन बनाया था कि वो यूरोप और तमाम। सरदार साहब, इनफैक्ट जो यूनिटी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि पूरी कौम ने दिखाई है, सर इसमें अपोजिशन भी शामिल है। जब डेलीगेशन आप लेके जा रहे हैं, तमाम जमातें शामिल, डेलीगेशन के अंदर जमातें हैं शामिल अपोजिशन की? मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए डायलॉग को मखसूस लोग होते हैं जाकर वो जहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ इस मैदान पे पाकिस्तान के लिए सारी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन डायलॉग के लिए चंद लोग मखसूस होते हैं जो बैठकर, जिस तरह बिलावल साहब हैं, उनकी
एक तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और नौजवान लीडर हैं और एक पूरी पाकिस्तान की बड़ी जमहूरी पार्टी के लीडर हैं, तो इस किस्म के बंदे जाकर उनको आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस डायलॉग का इंशाल्लाह ये जो आप कह रहे हैं ना बैक डोर, कोई बैक डोर नहीं है आजकल दुनिया में, साफ है। नहीं, इंडिया को टेबल पे बैठना पड़ेगा, चाहे वाटर ट्रीटी पे हो, चाहे हमारी डिफेंस पे हो, वो आएगा बैठेगा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम चीज़ें होंगी। कश्मीर का मेन इशू हमारे और इंडिया की क्या वो है, तलक़ात ख़राब क्यों है कश्मीर की वजह से? इंडिया ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। 1947 में ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है और कश्मीरी खुद चाहते हैं कि अब भी अगर उनकी कोई शहादत होती है तो वो पाकिस्तानी झंडे में अपनी लाश को दफनाते हैं। इस मतलब है कि इंडिया को चाहिए कि उनको आज़ादी फ्रीडम दें कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो इस किस्म के डायलॉग जब होंगे तो इंशाल्लाह दोनों एटमी ताकतें हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डायलॉग की सूरत में दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा भी होगा और तिजारत भी बढ़ेगी और एक दूसरे की सलामती के लिए। लास्टली ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान ने कहा था अमेरिका से एक सीज़ फायर कराया जाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब हम आपस में बैठेंगे अमेरिका को कोई किरदार नहीं, फिर साथ में ये भी कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है किसी खत्ते में स्ट्रेटेजिक पॉइंट उसका इंडिया है, तो हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए अगर अमेरिका सारे मामले में पड़ता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका वजन जी अभी भी तो अमेरिका ने इसको बचाया है, वरना हमारे इरादे तो कुछ और थे। तो क्या ना जी, हमें तो दरमियान में पड़ा है, तो रखनी चाहिए। इसको मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कि जो बंदा आपके लिए जंग या वार को फायर करा सकता है वो टेबल में क्यों ना हो, वो मुज़ाकरात में क्यों ना हो। और हमने तो कई बार उसको पहलगाम पे भी खुली ऑफर दी है कि हमारे जो ऐसे चंद ममालिक हैं जो बैठकर इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी कर लें, तो वो उससे भी घबराते हैं। हमें समझ नहीं आती, वो अपनी आवाम से भी अभी घबरा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा जो डेलीगेशन जा रहा है ये उनको टेबल टॉक पे भी लेंगे और अपने मुल्क के लिए दुरुस्त फैसले करके आएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार फतेहुल्लाह खान मिखैल साहब, बड़ी तफसील से बता रहे थे इनफैक्ट कि हुकूमत वक्त बड़ी दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर यही सवाल हमने बाकी अरकान के सामने में रखा कि मिलिट्री फ्रंट पे तो हमने बड़ा बेस्ट वे में परफॉर्म किया है, बट अगला मरला डिप्लोमेटिक फ्रंट का है और हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर थोड़े से एतराज़ात हो रहे हैं कि अगर पार्लिमानी वफूद भी भेजे जा रहे हैं तो हुकूमती नुमाइंदे शामिल हैं, अपोजिशन को इंगेज नहीं किया जा रहा। अगरचे इस 4 रोज़ा जंग के दौरान एक नेशनल यूनिटी सामने आई है बट उसको बरकरार नहीं रख पा रही हुकूमत वक्त। आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इस एतराज़ को कैसे देखते हैं और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली हुकूमत की तैयारियाँ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जंग लड़ने के हवाले से कितनी बेहतरीन है? देखिए, मैं तो इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट की लड़ाई से ज़्यादा एक नेशनल वॉर समझ रहा हूँ। ये हमारी कौमी जंग बन गई। सही। अच्छा, इस कौमी जंग में जो चैलेंज है हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये जो आरएसएस का फ़िक्र फ़लसफ़ा है वो हिंदुस्तान के दाखिली तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए चैलेंज है और ख़त्े में पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सब के लिए चैलेंज है। चाइना का चैलेंज वो लेना नहीं चाहते, बाकियों को चैलेंज करना चाहते हैं। ये उनकी बुनियाद है हिंदुस्तान की। चाइना का खौफ से मुंह खुलता नहीं है उनका चाइना के लिए, क्योंकि माशाल्लाह चाइना का साइज, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री वेस्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम इन चाइनीज़ को रोकेंगे और दरअसल हम सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें जो इखलाकी जुर्रत अल्लाह ने इस दफ़ा पाकिस्तान को उसकी क़ियादत के नसीब में दी कि वो इस बुली के सामने खड़ा हो गया कि भाई तुम्हारी जो साउथ एशिया में हेजेमॉन आर्किटेक्ट का डिज़ाइन है उसको भूल जाओ। पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड की वजह से पूरे सार्क में एक उम्मीद पैदा हो गई है कि नहीं, इस हिंदुत्व का मुकाबला किया जा सकता है कोई कुर्बतें पैदा करके। जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम है मेरे ख्याल में उसमें ये किसी एक वफ्द, बहुत इम्पोर्टेंट वफ्द है। बिलावल भुट्टो साहब एक बहुत आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन है, कंट्रीब्यूट करेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। बाकी अरकान उनके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी डेलीगेशंस बन जाएंगे। इस छोटे से नुक्ते को मेरे ख्याल में हमें पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन के लोग भी हों। मेरा अपना एक ख्याल है इसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, इसमें जर्नलिस्ट होने चाहिए, इसमें डिफरेंट सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होने चाहिए। ये ऑल आउट पाकिस्तान की सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। इसमें पाकिस्तानी डियास्पोरा का बहुत बड़ा किरदार है। वो कहाँ है आज?
उनको अपना एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, चाहे वो वाशिंगटन में है, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। आपका एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड रिस्टोर हुआ है। ये किसी एक सियासी जमात की जीत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, नून की, पीटीआई की न जीत है न हार है, ये हमारी कौमी जीत है। आपने क्यों फील्ड मार्शल का एज रैंक जो है ना अवार्ड किया, ये ऑनर क्यों दिया? देखिए, दो कौमी नज़रिए की जंग जो है ना वो दोबारा शुरू हो गई। 1971 में जब उन्होंने बाइफरकेट किया पाकिस्तान को, उसका इनाम उन्होंने जनरल मानिक शाह को दिया और उस इनाम को उन्होंने मुंसलिक किया, लिंक किया कि खलीज बंगाल में हमने दो कौमी नज़रिया डुबो दिया। अब आपने गौता मार के उसको रिवाइव कर दिया और उस रिवाइवल में जो काइनेटिक और मिलिट्री रिस्पांस था उन्होंने दिया, जिसने दिया रेस्ट ऑफ द सोसाइटी ने उसको एक्नॉलेज करके वो रैंक, उस एजाज़, उस इज़्ज़त और उस एहतराम के साथ उसको नवाजा। ये किसी एक फ़र्द की खुशामद पसंदी नहीं है, लोगों को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सोचना, पूरी नेशन की है ये। और मैं इसमें क्रेडिट इवन अपोजिशन और पीटीआई को दूंगा। आप देखिए, उन्होंने भी इसकी ओनरशिप ली, ये शायद वाहिद फैसला था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया। ये क्रेडिट शहबाज साहब को जाता है कि जिसने ये इनिशिएटिव लिया, और बाकी जमातों को जाता है जिन्होंने ये सेंस किया कि यस, ये तो नेशनल रिस्पॉन्स है। उस गोते में, समंदर में, खलीज बंगाल और बहरा अरब में मार के दो कौमी नज़रिए को वापस साहिल पे लाया गया है, खड़ा किया गया है, और हिंदुत्व का मुकाबला यही नज़रिया करेगा। वंडरफुल। और लास्टली ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखें, अगर नेगोशिएटर सालिस के तौर पे कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका है, अगर हिंदुस्तान इसको तस्लीम नहीं कर रहा, बट इस रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हिंदुस्तान है अमेरिका का, तो कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए वाशिंगटन से हमें? देखिए, हमें किसी से उम्मीद रखना या न रखना, हम एक रैशनल कौम है, हम रैशनल अंदाज में सोचते हैं। अगर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ उनका है, आप ये ना भूलें कि जो ट्रेड वॉर थी उसमें भी यूएस थोड़ी सी रिट्रीट पे चली। जेनेवा में जो 90 डेज़ की अरेंजमेंट, स्टॉप वॉर अरेंजमेंट उनकी हुई है, 30% पे टैरिफ्स आ गए, जो कि बेस लाइन की तरफ शायद जाएंगे और मज़ीद करेंगे। तो जो इकनॉमिक तनाव था, जो ट्रेड का तनाव था, वो चाइनीज़ फर्मनेस की वजह से यूएस पोजीशन बैक ट्रैक पे चली गई। बाकी जितने ममालिक थे उनको भी एक बैलेंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस की, इकनॉमिक बैलेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो कनाडा है, मैक्सिको है। दुनिया की वो ब्लैक एंड वाइट की जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर टू कंटेन चाइना वाली पैराडॉक्स थी, या जो पैराडाइम था, सॉरी, उस पैराडाइम में मुझे लग रहा है शिफ्ट आ रहा है। और वो कैलकुलेशन पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका ने करनी है, ईयू ने करनी है, जापान ने करनी है, ऑस्ट्रेलिया ने करनी है। सो कॉल्ड जो इंडो पैसिफिक इनका था कि जो मुल्क पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस अपनी मिलिट्री माइट से नहीं कर पा रहा, उसको शिकस्त नहीं दे पा रहा, अगर वो अपने रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू कंटेन चाइना, बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज़ हो सकते हैं, उनकी मर्ज़ी, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्र है। जो परसेप्शन लूज़ हुई है वो हिंदुस्तान की हुई है, और ये अमेरिका के लिए गौर तलब है, ये बाकी मगरबी ममालिक के लिए गौर तलब है कि पिछले 40 साल से ये उनको धोखा देता आ रहा है कि हम चाइना से लड़ेंगे, और पाकिस्तान ऑब्सेशन से जो है ना इनका गुजारा ही नहीं है, उससे ये हटते ही नहीं, और उस ऑब्सेशन के नतीजे में बुरी तरीके से मिलिटरली एक्सपोज हुए हैं, डिप्लोमेटिकली एक्सपोज हुए हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने लूज़ की है वो अपनी क्रेडिबिलिटी। वो कहते हैं हम झूठ बोलेंगे और हमारे झूठ के इर्द गिर्द तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, और अल्लाह ऐलान कह रहे हैं दुनिया की जितनी सिविलाइजेशंस है वो सच को बुनियाद, वो कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही सच है, वो लेकिन पैमाना सच का रखते हैं। ये वो वाहिद हिंदुत्व की फ़लसफ़ा है जिन्होंने पैमाना ही झूठ रखा कि जी पैमाना हमारा झूठ है, लेकिन चूँकि झूठ हमारी ज़रूरत है, बराए मेहरबानी हमारे साथ दें। लेकिन लास्टली आप क्योंकि बलूचिस्तान सन ऑफ द सॉइल है सर, जहाँ हिंदुस्तान जैसे मुल्क जिसके साथ 5 जंगें लड़ी हैं उसके साथ तो गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने लोग अगर किसी के बहकावे में भी आ गए हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं,
तो उनके साथ भी तो एंगेज किया जा सकता है, गुफ्तगू की जा सकती है। शिराजी साहब, इस तरह का मेरे ख्याल में, मैं अपने जज्बात को ज़रा काबू करके कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। अगर 5 औलादों में से 2 भाई खड़े होकर बाकी 3 भाइयों को बिला जवाज़ कत्ल गारदगिरी उनकी करेंगे तो बहैसियत पेरेंट आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं उन 3 औलादों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूँ, ये जो 2 कातिल हैं इनकी करूँ। ये फैसला कर लें, कातिलों के साथ खड़ा होना है, बिस्मिल्लाह। कल बच्चे शहीद हुए, बच्चे शहीद, इनसे गुफ्तगू क्या करें? मतलब आप कोई भी सजेस्ट कर दें कि किस तरह की गुफ्तगू कर सकते। एक तरफ हिंदुस्तान हमला आवर होता है और वो शिकस्त खाता है, और उस शिकस्त के बाद ये आरएसएस की जो औलादें यहाँ वो लैपालक औलादें यहाँ वो छोड़ गए हैं, बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी की सूरत में, ये हमारे मासूम बच्चों पे हमला आवर हो रहे हैं। अब भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और उनको ये फितने के लिए कुरान ने क्या हुक्म दिया? कुचलना उसको, उन्होंने उससे कत्ल से बदतर करार दिया। ये बदतरीन लोगों में से हैं, ये उनमें से हैं जो असफला साफिलीन, अल्लाह ने इनके लिए ठिकाना जहन्नम में रखा हुआ है। असफला साफिलीन के लोगों के साथ तो गुमान मेरा ये है कि आखिरत में भी गुफ्तगू नहीं होनी। अगर आखिरत में गुफ्तगू उनके लिए होती तो असफला साफिलीन का ठिकाने का तयन न किया जाता। इसका मतलब है ये दायमी तौर पे एटर्नली कंडेम्ड लोग, ऐसे लोगों को इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को सोचना होगा, पूरी दुनिया में कोई उनके साथ नहीं खड़ा, माँ सिवाय पाकिस्तान का एक छोटा सा तबका जो कभी तरक्की के नाम पे, कभी हैव नॉट्स के नाम पे, कभी दानिश्वरी के नाम पे, कभी किसी सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पे सामने आते हैं और इस बेहुदा वायलेंस को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया रुकन सेनेट बाप पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। बड़ी तफसीलन उन्होंने अब कंक्लूड किया सारी सिचुएशन को कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये पार्लिमान गोया कि बड़े बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है, इस मुल्क का मुकदमा लड़ रही है, और जो कंसर्न्स हैं अपोजिशन के वो भी कुछ हद तक जो जायज़ उनको ज़रूर सुना जाना चाहिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ने जा रहा है, वो मिलिट्री फ्रंट था या फिर अब डिप्लोमेटिक फ्रंट है, और इसमें जो यूनिटी का एलिमेंट है उसको बहरहाल बरकरार रहना चाहिए। और मुल्क के अंदर भी वो फोर्सेस के जो रियासत की रेट को चैलेंज कर रही हैं, मासूम लोगों को मार रही हैं, उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज का शो नाज़रीन यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।